हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में 4 मार्च का यह प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अगर आपका भी देखिए 4 मार्च का भौतिक विज्ञान का पेपर है, तो अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं, 4 मार्च को भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए आपका जो 10 प्रश्न है आपका बोर्ड परीक्षा में, 10 प्रश्न आपके जरूर देखने को मिलेंगे हर सेट में। तो चलिए देखते हैं आपका कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, आपका कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला, विभव प्रवणता की परिभाषा। ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा 2020 और 2023 में आपका यह पूछा गया प्रश्न है। क्या 2020 और 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका 2 नंबर में पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए आप विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देना है। तो देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। आपका देखिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, देखिए यहाँ दूरी परिवर्तन डी एक्स और उसके साथ आपका जो विभव प्रवणता होता है डी वी, इसी को देखिए क्या कहते हैं विभव प्रवणता। आपको देखिए नीचे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है विभव प्रवणता बराबर देखिए विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो देखिए आपका देखिए यहाँ पर जो होता है माइनस में होता है विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरा मिलेगा। देखिए आपका पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए आपका इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न है। अगला देखिए आपका प्रश्न है, देखिए किरचॉफ का धारा नियम। देखिए किरचॉफ का धारा नियम, ये देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि आपका किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम किस पर आधारित है। तो आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, देखिए ये आपका आवेश पर आधारित है। आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ये पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम, आपका ये देखिए प्रथम नियम आपका आवेश पर सिद्धांत पर आधारित है, और आपका देखिए जो होता है दूसरा नियम है आपका किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। किस पर है? ऊर्जा संरक्षण पर आपका द्वितीय नियम है। और आपका देखिए क्वेश्चन देखिए 2019 और 2023 में शायद आपको दिख रहा होगा, तो आप देख पाएंगे। पूछा गया है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए किरचॉफ का धारा नियम बोले या प्रथम नियम बोले, बात एक ही है। किरचॉफ के प्रथम नियम को ही धारा नियम कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए एक प्रकार से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ के प्रथम नियम को ही धारा का नियम कहते हैं। इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आपका जो होता है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका, देखिए मान लीजिए कोई आपका परिपथ है, तो यहाँ से मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ पर से भी 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से भी 2 एम्पियर की धारा आ रही है। आपका जो टोटल यहाँ से देखिए निकलेगा, यहाँ से निकलेगा टोटल आपका 6 एम्पियर निकलेगा। कितना? 6 एम्पियर है आपका। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल आपका 6 एम्पियर का यहाँ निकलेगा क्या? धारा। तो यहाँ आपका क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। आपका द्वितीय नियम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप उसे भी याद रख लीजिए। और किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए क्या आपका अगला प्रश्न, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे की आपको परिभाषा बताना है, या तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचिए, विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। आपका देखिए बोर्ड परीक्षा देखिए 2023, 16, 10 और 7 में पूछा गया, इसलिए आपका बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। तो इसका उत्तर देखते हैं, आप इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। समय, देखिए आपको दिख रहा होगा शायद अच्छे से। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति की एक तरंग निहित है। जो आपका मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है, जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत
तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग जो आपका होता है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। नहीं तो देखिए आपका यहाँ किताबी भाषा है, तो देखिए अगर हम बताएं तो आपको किस प्रकार याद करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती है जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होते, उससे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। आपको जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर इस प्रकार लिखेंगे। यह देखिए आपका किताबी भाषा है, आप जो याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। मैं बता दिया हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। इसके आगे क्या है? इस तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। देखिए आपका जो विद्युत और चुंबकीय तरंग होता है एक दूसरे के, मान लीजिए चुंबकीय तरंग एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत कंपन करते हैं, तब आपका क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। आपका यहाँ देखिए आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला आपका क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, या व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न पूछा गया। देखिए 2022 और 19 में पूछा गया इस प्रकार से। और उसके बाद देख लीजिए आप प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। 23, 15, 16, 13 प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। 12, 11, 9, 7, 5 और देखिए इतनी प्रकार से प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में बना है। अगर आप जानते रहेंगे अच्छी तरह से, आप किसी भी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपका देखिए जो प्रश्न है कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो चलिए देखते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश की तरंगे जिनके आयाम समान हो। कोई देखिए आपका दो समान आवृत्ति की प्रकाश की तरंगे और उसका देखिए दोनों का आयाम भी समान होना चाहिए। जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है अथवा लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आशा करता है आपको यह समझ में आया होगा आपका प्रकाश का व्यतिकरण। और इसका देखिए समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी देख लेते हैं। आप देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, परिभाषा है। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आपका जो होता है प्रकाश का व्यतिकरण, जहाँ पर आपका न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, और जहाँ पर आपका तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। और इसके देखिए आवश्यक शर्तें देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। आवश्यक प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों के बीच कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। आपका पहला हो गया, क्या हो गया? आवश्यक शर्तें दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, और अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगे के आयाम बराबर होने चाहिए। आपका तीसरा होगा। और चौथा, प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में अग्रसित होकर फ्रिंजें अधिक चौड़ी बना सकें। और आपका अगला देखिए क्या 5वां नंबर है, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत सक्रिय होने चाहिए। ये देखिए आवश्यक शर्तें थे। आपका यहाँ प्रश्न लॉन्ग भी 4 नंबर का या तो 3 नंबर का यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद करे रहेंगे। आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आप देख लीजिए प्रश्न कितनी बार का बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। देख लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में किस बार कितनी तरह से प्रश्न है आपका पूछा गया है। आप समझ रहे होंगे कि यह कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कला संबंध स्रोतों
स्रोतों से आप क्या समझते हैं? 2022, 19, 16, 10, 7, 6। ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आपको कराएंगे तो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, तो आप लोग याद नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? दो कला संबंध स्रोतों से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। ये आपका 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए, या प्रकाश अथवा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? ये भी देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए इतनी बार पूछा गया, और देखिए किस बार किस तरह प्रश्न आपका बना है। कुल मिला जुला का देखिए प्रकाश का आपका जो कार्यफलन होता है, प्रकाश विद्युत का कार्यफलन का आपको परिभाषा लिखना है। कुल मिला जुला कर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। आपका देखिए कितनी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी को रटे बिना एग्जाम देने मत जाइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ओ न्यूनतम ऊर्जा। ओ न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। इसका देखिए क्या अर्थ हो जाएगा? वह न्यूनतम ऊर्जा किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की न्यूनतम, मान लीजिए पृष्ठ है, इस पर मान लीजिए प्रकाश आपतित होती है, जो प्रकाश की न्यूनतम जो आपकी आवृत्ति होती, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, और आपका क्या कहलाता है? उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। आपका हो गया। अब अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? ये देख लीजिए प्रश्न आपका कितनी इम्पोर्टेंट है। और आपका प्रकाश का देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से भी प्रश्न आपका बन सकता है। आपका कार्यफलन या देहली आवृत्ति में अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी, या तो देखिए देहली आवृत्ति और कार्यफलन की परिभाषा आप तो रट के ही जाना है, इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। आपका क्या रखती है? यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। आपका इसका परिभाषा हो गया। आपका जो देहली आवृत्ति होती है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से धातु के पृष्ठ से या सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। आपका क्या हो गया? इसका परिभाषा हो गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब ये देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए आपका बोर्ड परीक्षा में 15/9/6 और आपका 2022 में पूछा गया है। या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका आपका क्या उत्तर हो जाएगा। जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघटन करते हैं, तो वह नाभिक लगभग दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन, या तो नाभिकीय संलयन पूछा जाएगा, और भी मैं लिया हूँ इस वीडियो में नाभिकीय संलयन भी। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपका अगला प्रश्न है नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 11 में पूछा गया। नाभिकीय की बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी और नाभिक उतना ही अधिक होगा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जो
नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग, देखिए अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और जितनी कोई भी नाभिक का, किसी भी नाभिक का जितनी भी बंधन ऊर्जा अधिक होगी उसका जो स्थायित्व होगा वो उतना ही अधिक होगा। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यह प्रश्न, नाभिक के द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है। नाभिक के बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है यह बताना है। 2023 पिछले वर्ष में भी देखिए आपका पूछा गया है, 2023 में, 18 और 14 में। तो पहले देख लेते हैं द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, यानी नाभिक की द्रव्यमान क्षति की क्या परिभाषा है। द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियन आपका देखिए, आपका जो न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो के द्रव्यमान के योग के सदैव कुछ कम होता है द्रव्यमान का, यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। आपका इसका परिभाषा हो गया। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। द्रव्यमान क्षति बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। आपका द्रव्यमान क्षति अगर आप निकालना है तो इस फार्मूले से आप यूज करके निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यदि किसी एक्स परमाणु, मान लीजिए एक्स परमाणु का द्रव्यमान क्रमांक जेड है तथा द्रव्यमान संख्या ए है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जेड तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड होगी। क्या होगी, ए माइनस जेड होगी। यदि प्रोटॉनों का द्रव्यमान एम पी है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान एम एन है तथा नाभिक का द्रव्यमान एम एन है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, देखिए यही आपका नाभिक का इसका द्रव्यमान क्षति का है सूत्र है। आप देख के उतार लीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देख लीजिए, यहाँ पर आपका द्रव्यमान क्षति, यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति इंटू प्रकाश की चाल का स्क्वायर होता है, आपका हो गया। क्या हो गया आपका, देखिए जो बंधन ऊर्जा होती है इसके बराबर द्रव्यमान क्षति इंटू प्रकाश की चाल का स्क्वायर होता है। आपका देखिए यहाँ फॉर्मेट में लिखा है। और यहाँ आपका जो डी एम है, यहाँ देखिए डेल्टा एम है। क्या डेल्टा एम है, द्रव्यमान क्षति है। सी आपको जानते होंगे प्रकाश की चाल है। और बंधन ऊर्जा के कारण ही प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यहाँ आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 10 है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका जरूर आपका 10 प्रश्न 7 सेट आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बनता है। तो आपका 7 प्रश्न 7 सेट में और 10 प्रश्न आपको दिखने को जरूर मिलेंगे। आशा करता है सभी वीडियो आपको अच्छे समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। तो अगर अच्छे समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।